हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छा ही होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छा ही हूँ। और कर खुदी को बुलंद इतना ऊपर चढ़ा हो जैसे तैसे, लुईस 16वां से जनता ने पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, हमारे स्टूडेंट का भी कमेंट आया था। क्लास 9th के लिए स्पेशली ये टॉपिक यानी कि क्लास वाइज हमने बोला था कि क्लास वाइज चला जाएगा। क्लास 9th के लिए है ये चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। चैप्टर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का, यानी कि क्लास 9th के लिए स्पेशली क्लास है, आप लोग इसे मिस ना करें, ठीक है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि शायरी का मतलब क्या है। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। बात कर लेते हैं हम लोग फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रांस की क्रांति एक ऐसी घटना थी कि यहाँ से शुरुआत हुई थी फ्रांस की क्रांति के बाद। इसके बाद हुआ था रशिया रेवोल्यूशन, यानी कि रूस की क्रांति। रशिया रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति। इसके बाद नातीसवाद की घटना सामने आई थी। नातीसवाद, रूस की क्रांति और नातीसवाद। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बुर्बो राजवंशों का राजवंश चलता था। बुर्बों के राजा जो हुआ करते थे, उन्हीं बुर्बों के राजवंश में से यानी कि बुर्बो डायनेस्टी में से एक और राजा बना जिसका नाम था लुईस 16, ठीक है। बुर्बो राजवंश यानी कि बुर्बो डायनेस्टी लिख सकते हैं, बुर्बो डायनेस्टी यानी कि बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का राजा जो था लुईस 16वां जो था बुर्बो डायनेस्टी का 16वां राजा था। बात कर लेते हैं कि ये जो लुईस 16 था, जब अमेरिका से ब्रिटेन का युद्ध होता है तो ये ब्रिटेन का साथ न दे करके अमेरिका का साथ देता है। अमेरिका का साथ देने की वजह से क्या होता है कि अमेरिका जब जीत जाती है तो अमेरिका के लोग क्या करते हैं, अपनी सेना को आधिपत्य के रूप में फ्रांस को भेजते हैं। और फ्रांस में जब वो सेना आती है तो इसका राजा का साथ न दे करके वो जनता का साथ देती है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ से शुरुआत जो होता है, यही रेवोल्यूशन हमारे देश के लिए या विश्व के लिए बहुत ही कारगर उपयोगी साबित हुई, जिसमें बात कर लिया जाए मोनार्की को समाप्त कर दिया गया। मोनार्की को समाप्त कर दिया गया। मोनार्की बोले तो राजतंत्र जिसको बोलते हैं, राजतंत्र यानी कि राजतंत्र हम पहले भी क्लास में बोल चुके हैं। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, यानी कि राजा का बेटा होगा तो वही राजा होगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद शुरुआत की गई थी, यानी कि इसमें लाया गया फ्रीडम डाला गया। फ्रीडम बोले तो आज़ादी, यानी कि आप क्या हैं, फ्री हैं। फ्रीडम के साथ इक्वालिटी को ऐड किया गया। फिर इसके बाद फर्टर्निटी को बोलते हैं बंधुत्व लाया गया। इक्वालिटी बोले तो बराबरी का हक, बराबरी का अधिकार। और फ्रीडम मतलब आप आज़ाद, यानी कि यहीं से शुरुआत हुई थी। यानी कि मोनार्की का शासन खत्म करके फ्रीडम, इक्वालिटी और फर्टिनिटी यानी कि बंधुत्व यानी भाईचारा का संबंध निभाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 1789 यानी कि 1789 की घटना है। यूरोप में आतंक का माहौल था। यूरोप में पूरा आतंक का माहौल था। और जो उन लोगों का जो राजा 16वां है उसने आदेश दे दिया, इसीलिए दरवाजा नहीं खुलवाते हैं, लगता है देखने एकदम बकबका के।
16वां राजा को उसने 16वां जो राजा था उसने आदेश दे दिया अपने सारे सैनिकों को बुला करके शहर में घुसने का। शहर में जैसे ही घुसने का आदेश दे दिया, सभी जितने भी जनसमूह था 7,000 लोग, यानी कि 7,000 पीपल, यानी कि जिसमें मेल एंड फीमेल ये क्या करें कि एक जन समूह यानी कि 7,000 पुरुष और महिला यानी कि 7,000 पीपल्स ये लोग इकट्ठा हुए और जन समूह को इकट्ठा किए, यानी कि जन सेवा का गठन किए लोग। ठीक है, जन सेवा का गठन किए। जन सेवा का गठन करके टाउन हॉल जो था, टाउन हॉल, उसके पास ये लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। टाउन हॉल के पास जब ये लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये लोग जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, गवर्नमेंट के फंड में जितने भी आने वाले आवास हैं, उन आवासों में ये सर्च करना शुरू कर देते हैं आर्म्स का। आर्म्स बोले यानी कि ARMS, आर्म्स बोले तो हथियार। हथियार के लिए ये लोग उन लोगों से लड़ने के लिए हथियार की तलाश करते हैं। हर सरकारी दफ्तर में घुस करके ज़बरदस्ती घुस जाते थे, उसमें हथियार का तलाश करना, हथियार का तलाश कर रहे हैं। ये हथियार का तलाश यानी कि कुछ वेपन्स मिल जाए ताकि हम लोग उन लोगों से युद्ध कर सकें, ताकि जो भी सैनिक है सैनिकों से लड़ने के लिए इन लोगों के पास उतनी आर्म्स नहीं थे, हथियार नहीं थे। सरकारी दफ्तरों में घुस करके ज़बरदस्ती घुसते थे और हथियारों की तलाश करते थे। कहीं कहीं हथियार उन लोगों को नहीं मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि बास्तिल किला जो है, बास्तिल किला, बास्तिल फोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बास्तिल किला जो है यह एक निरंकुश राजा की पहचान थी। निरंकुश बोले तो किसी भी तरह का दया नहीं हो सकता है। पहले जो काले पानी की सज़ा होती थी, काले पानी की सज़ा के लिए लोग क्या करते थे कि बाहर यानी कि ले जा करके टापू में छोड़ देते थे। ना ही खाने के लिए कहीं से भोजन मिल सकता है, ना ही निकलने के लिए रास्ता, और उन लोगों को पीने के लिए भी खारा पानी, आदमी तड़प के मर जाता था। किसी व्यक्ति को पहले की सज़ा ऐसी होती थी कि यानी कि पीतल का वो सांड जैसा बना दिया जाता था और उसके अंदर उन लोगों को डाल करके नीचे से आग जला दिया जाता था और वो लोग क्या करते थे कि उसी में तड़प के मर जाते थे। ठीक है, ऐसी ही निरंकुशता इस समय में भी फ्रांस के रेवोल्यूशन के टाइम में भी थी और वही किला बनाया गया था कि जिन अपराधियों को पकड़ करके 7,000 अपराधियों को कुछ ऐसे सैनिक थे जो हजारों अपराधियों को पकड़ करके उन लोगों ने उस किला में बंद करके और डायरेक्ट एक ही साथ उन लोगों ने फांसी दे दी थी, जिस वजह से इसे निरंकुशता की पहचान दिया गया, जिसको कहा गया बास्तिल किला। और 7,000 जितने भी आर्म्स थे यानी कि लोग पीपुल थे, हथियार की तलाश में इस किला में घुस जाते हैं। बास्तिल किला में घुसने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि इस पर अटैक कर देते हैं। जितना भी अटैक करते हैं और इसको अटैक करने के बाद उसके अंदर जितने भी अपराधी कैद रहते हैं उनको छुड़ा लिया जाता है। छुड़ाने के बाद उस किला को ध्वस्त कर दिया जाता है और जो भी उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे जैसे कि लोहा हो गए, कुछ ऐसे यूजुबल चीज़ें जो हो गई, कहीं से अगर उसको उठा के लाया गया था फिर ले जा करके उनके सामने सेल कर दिया गया, बेच दिया गया, जिसे आप इस चीज़ को पहचान मानते थे। ठीक है, उस चीज़ को ऐसे ध्वस्त कर दिया गया और बहुत सारी मात्रा में उन लोगों ने हथियार को इकट्ठा किया। ठीक है, बात कर लेते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया था, स्टेट में बांटा गया था। स्टेट की बात करें, स्टेट 3 स्टेट में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में रखा गया था पादरी लोगों को, पादरी। दूसरे स्टेट में रखा गया था कुलीन वर्ग को, कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में रखा गया था जैसे व्यापारी हो गए, ठीक है, मजदूर हो गए, कर्मचारी हो गए, ऑफिसर जिसको बोलते हैं, कर्मचारी और किसान को रखा गया था। ठीक है,
CLERGY, क्लर्जी, और इनको कहा गया था कुलीन वर्ग को नोबिलिटी। कुलीन वर्ग को कहा गया था नोबिलिटी। और ये थर्ड जो स्टेट था, यानी कि इसमें बिजनेसमैन आते थे, फार्मर आते थे, लेबर ग्रेड के पर्सन आते थे, ये सारे इस कैटेगरी में आते थे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेट के बारे में कि फर्स्ट स्टेट क्या है। फर्स्ट स्टेट में आते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे कौन? क्लर्जी लोग, क्लर्जी, जिनको पादरी कहा जाता था। पादरी का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, एक फिगर बना करके समझने की कोशिश करेगा। मेरा फिगर उतना भी अच्छा नहीं है कि ताकि मैं समझा सकूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे हुआ करता था, ठीक है। यानी कि चर्च का जो भी काम होता था, आज के डेट में चर्च, क्रिश्चियन लोग जो मानते हैं चर्च को, ठीक है, चर्च का काम देखने का जो था वो क्लर्जी लोगों का था। यानी कि क्लर्जी लोग क्या करते थे? चर्च का काम देखते थे, और जितना भी दान पुण्य वाला काम होता था ये क्लर्जी लोग ही अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसको, यानी कि सेकेंड स्टेट नोबिलिटी। सेकेंड स्टेट जो था नोबिलिटी, जिसको बोल रहे थे नोबिलिटी यानी कि कुलीन वर्ग का मतलब हो गया, कुलीन वर्ग का मतलब जो हो गया, यानी कि बड़े आदमी जो हो गए, जिनके पास जमींदार जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो गया और वो लोग मालिक हैं, यही लोग कुलीन वर्ग के लोग, यानी कि यही लोग क्या करते थे? पेमेंट निर्णय करते थे, किस मजदूर को पेमेंट कितना देना है। पेमेंट का निर्धारण भी यही करते थे, सेकेंड स्टेट के लोग ही करते थे, ठीक है। और सारा टैक्स देने का काम करता था थर्ड स्टेट ये क्या करता था? टैक्स देने का काम करता था। टैक्स इन लोगों को देना नेसेसरी है। किसको किसको टैक्स देता था? तो यानी कि मंदिर, यानी कि बोले तो चर्च में भी ये पादरी लोगों को इनको टैक्स देना अनिवार्य था, और ये कुलीन वर्ग के जो भी लोग थे जो पेमेंट का निर्धारण करते थे, इनको भी टैक्स देना अनिवार्य था। और इसके बाद जो राजा बैठा है सभा में, यानी कि मोनार्की का जिसका शासन चल रहा है, मोनार्की का जो शासन चल रहा है, जो शासन कर रहा था, इसको प्रत्यक्ष रूप से इसको कर देने का अनुमति था कि नहीं, आपको कर देना ही देना है। यानी कि जितनी भी जनता थी, व्यापारी कुल के लोग थे, यानी कि बात किया जाए व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी और किसान, ये क्या हो गए थे? टैक्स में दब गए थे, क्योंकि यहाँ पे इधर टैक्स वितरित कर रहे थे, फिर इसके बाद कुलीन वर्ग को भी टैक्स दे रहे थे। आप लोगों के एक बुक में फिगर दिया गया होगा कि एक मजदूर है और वो क्या कर रहा है? टैक्स दान कर रहा है, और एक जो निरंकुश तरह का आदमी जो बैठा है, ठीक है, वो कुलीन है, यानी कि मालिक है, वही सबका पेमेंट निर्धारण कर रहा है। उसको इमेज में हम दिखा देंगे, इस साइड में कॉर्नर में आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ऐसा फिगर बनाया गया है कि लेने वाला जो होता है, यानी कि लालची है, और इसका पेट ही नहीं भर रहा है, जितना इसमें दिया जाए दान उतना एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को ये दर्शाता है। और ये जो कुलीन वर्ग के सामंती जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे? इस चीज़ को देखते तक नहीं थे कि कितना हमको कोई दान कर रहा है, कितना कोई पे कर रहा है, कितना कोई क्या कर रहा है, ठीक है। वो बैठे रहते थे अकड़ करके, और जितना भी हो सके उन लोगों को टैक्स अनिवार्य था कि इतना देना ही देना है। आय के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग, हमारी जनता जो थी, यानी कि डिमांड की कि अगर हमारा टैक्स जो है बढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कि हम 12,000 रुपये कमाते हैं, 12,000 रुपये कमाते हैं, और टैक्स वगैरह वगैरह अपना आमदनी, दिनचर्या का खर्चा अगर जोड़ करके अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहा है कि उसका टोटल जा रहा है 15,000। तो ना तो टैक्स दे पा रहा है अच्छे से, ना तो टैक्स दे पा रहा है, और ना ही वो क्या कर रहा है कि अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो सभी लोग, गरीब मजदूर और व्यापारी और किसान जितने भी लोग थे, उन्होंने यानी कि सेकेंड स्टेट से डिमांड किया कि आप हमें पेमेंट बढ़ाएं। उन लोगों ने पेमेंट बढ़ाने के लिए मना कर दिया, सीधा मना कर दिया कि आपका पेमेंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उतना में करना है तो करिए। इसके बाद इन लोगों को ऐसा समय आ गया कि भूखमरी का समय आ गया, ऐसा लग रहा था कि ये लोग खाए बिना ही मर जाएंगे। पाव रोटी का नाम जानते होंगे, आज की डेट में भी मिलता है।
पाव रोटी का दाम भी उस टाइम में महंगा कर दिया गया। जब ये लोग बेकरी पे गए तो इन लोगों को पाव रोटी तक नहीं दिया गया। इस वजह से सारी जनता गुस्साई और भड़क उठी। भड़कने के बाद सारी जनता ने एकत्रित होकर के उस बेकरी पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद पाव रोटी जितना भी भूख लगी थी वो सारे चीज़ लोग लेकर के खाए। लेकर के खाने के बाद यहाँ से रेगुलेशन की शुरुआत हुई और इस चीज़ को मोनार्की के अकॉर्डिंग तोड़ा जाने के लिए डिमांड किया गया कि यानी कि मोनार्की का शासन नहीं चलेगा, तानाशाह नहीं चलेगा और हम लोग क्या होंगे, फ्रीडम रहेंगे, इक्वालिटी लेंगे और फर्टिनिटी में रहेंगे। यानी कि हम लोग आज़ादी महसूस करना चाहते हैं और बराबरी के साथ रहना चाहते हैं और सभी लोगों के साथ भाईचारा और बंधुत्व निभाना चाहते हैं। आगे की भी क्लास करेंगे, आगे करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा, कैसे पढ़े आप लोग, उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करिएगा आगे की टॉपिकों के बारे में, ताकि हम आगे का टॉपिक और डाल सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।